राधे राधे प्यारे बच्चों, चलिए आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3 जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा हुआ था ना 2025 में, यानी कल जो हुआ था है ना, तो उसका लेक्चर नंबर 3 लेकर के आए, क्योंकि एक लेक्चर में सभी को हम लोग नहीं लिखे हैं, अलग अलग किए हैं। तो पहला लेक्चर में हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 35 तक, दूसरा लेक्चर में आया था 36 से लेकर के 60 तक। अब स्टार्ट करेंगे 61 से लेकर के लास्ट तक, यानी लास्ट शायद 80 क्वेश्चन पूछा था सबको। हम जितने भी सवाल थे सबको अच्छे से डिस्क्राइब किए, अच्छे से समझाएं कहाँ से क्या आता है, कैसे आता है। सवाल बहुत आसान पूछा गया था, है ना, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था। तो उम्मीद करते कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की ओर, यानी लेक्चर नंबर 3, इसी का 3 लेक्चर बना दिए तो कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 और 3 की ओर चलते हैं। चलो मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा। चलो सभी बच्चे गहराई समझिए। कहता है एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है। तो पहले समझिए कि एल आर परिपथ क्या होता है। कि मान लीजिए एक मेरा पास रहता है इंडक्टर, है ना, और एक मेरे पास रहता है रजिस्टर, है ना। इंडक्टर और रजिस्टर में अगर मान लीजिए इस तरह से कोई भी अगर वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो वोल्टेज हो जाता है जिसका नाम है V = V0 साइन ओमेगा टी। और ये मान लीजिए L है और ये मान लीजिए R है, L को हम लोग XL कहते हैं, R रहने दीजिए। अब क्या बोलता है कि एल आर परिपथ में शक्ति गुणांक क्या होता है। तो आपको बता देते हैं कि जो शक्ति गुणांक होता है, यानी पावर फैक्टर जो बोलते हैं, शक्ति गुणांक जिसको कहते हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर का फॉर्मूला था cos × का फाई, है ना। अब आपको यही निकालना है कि cos फाई का मान क्या होगा। तो मेरी बात ध्यान समझिए। अगर इसका हम लोग क्या बोलते हैं फेजर डायग्राम बनाते हैं, तो फेजर डायग्राम में देखिए मेरे पास क्या होता है कि इस एल आर सर्किट में फेजर डायग्राम की अगर बात करते हैं तो ये होता है आपका, मान लीजिए वोल्टेज रहता है ना। और फेजर डायग्राम में आप एक बात को याद रखिएगा कि यहाँ वोल्टेज रहता है, तो वोल्टेज यहाँ पे है ना। और वोल्टेज कहाँ है कि टोटल वोल्टेज V जो अप्लाई करते हैं, कुछ यहाँ वोल्टेज आएगा कुछ यहाँ, लेकिन करंट दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मान लेते हैं कि VR के थ्रू टोटल करंट कितना जा रहा है, जिसका नाम हम लोग दे दिए कितना, I। और इन केस ऑफ इंडक्टर, इन केस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर के केस में क्या होता है कि जो है ना लीड करता है वोल्टेज, सॉरी वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है 90 डिग्री से। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वोल्टेज जिसका नाम है आपका VL, है ना। तो ये VL और VR के बीच बन गया, और यहाँ से जो एंगल आप खींचेंगे इसी एंगल का नाम है कितना, इसको आप लोग बोलते हैं फाई एंगल बोलते हैं। बात समझे ना। अब मेरी बात है, अगर ये VR है, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाएगा मेरा R, और यहाँ पे अगर VL है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे XL, लिखेंगे क्या, लिखेंगे XL। अब बताइए हमको क्या निकालना है, cos फाई। तो बताइए cos फाई, अगर ये कोण के सामने वाली भुजा ये जो कहलाएगा ये आपका हो जाएगा XL, ये हो जाएगा आपका R। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका Z बराबर कितना, R प्लस का कितना, J × का XL, ये होता है। अब बताइए cos बराबर क्या होता है, cos का फॉर्मूला हमको पावर फैक्टर निकालना नहीं, cos फाई निकालना है। तो cos बराबर क्या होता है जी, आधार बटे कर्ण, यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है R, तो बेस लिखेंगे R, और कर्ण कितना है, कर्ण Z है, लिखेंगे R/Z है। यही आपका निकल गया पावर फैक्टर। बताइए cos फाई यानी पावर फैक्टर जिसको आप शक्ति गुणांक के नाम से जानते हैं, तो पावर फैक्टर R/Z, R/, और Z का नाम कितना है, Z का मान है R प्लस का J × का XL बराबर हो जाएगा R। इसको करेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर। यही आपका निकल गया पावर फैक्टर, R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। तो देखिए R डिवाइडेड बाय ये तो है, लेकिन हाँ एक काम करिए XL का मान रखिए। बताइए XL का मान होता है ओमेगा × का L होता है। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं कि जो पावर फैक्टर होगा आपका, जो होगा आपका पावर फैक्टर जिसको आप शक्ति गुणांक कहते हैं, हो जाएगा R डिवाइडेड बाय रूट के अंदर यहाँ पे क्या R स्क्वायर, तो लिखेंगे R का स्क्वायर प्लस XL के जगह पे कितना है ओमेगा L, तो रखेंगे तो हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर × का L का स्क्वायर। यही आपका क्या कहलाता है पावर फैक्टर, R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर रूट अंडर R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर × का L स्क्वायर। यानी आपका ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे को ये वाला समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, क्या दिया है इस बात को समझिएगा। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण, याद रखेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। एक बात ध्यान समझिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण याद रखेगा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जब पढ़ते होंगे तो आपको देखे होंगे कि एक विद्युत क्षेत्र होता है और एक चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये दोनों एक दूसरे क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये बात समझते होंगे, ठीक है ना, जब ग्राफ में आपको बताया। अब कहता है इसमें किसके सिद्धांत पे काम करता है, तो देखिए वोल्ट मीटर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण का कोई लेना देना है नहीं, है ना। एम मीटर में भी लेना देना, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया।
अब एक बच गया विद्युतीय मोटर और एक विद्युतीय जनरेटर। तो लेकिन याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो काम करता है वो मोटर पे नहीं, किस पे काम करता है जी, विद्युत जनरेटर के ऊपर काम, किसी के सिद्धांत के ऊपर काम करता है। क्योंकि जनरेटर की जब बात करते हैं तो जनरेटर का मतलब क्या होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी हम लोग जब मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और वहां से हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तब जाकर के हो जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और ये बिना टच किए वहां पे एक अंदर साइड में रोटर टाइप का कुछ रहता है ना, एक स्टेटर बना रहता है, वो आपको दिखाया गया कि मोटर में क्या आता है। आज से याद रखेगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसके सिद्धांत पर आधारित रहता है बालक, तो आप कहेंगे सर विद्युतीय जनरेटर, सॉरी विद्युतीय मोटर के सिद्धांत पर आधारित। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। मूव करिए अगले सवाल की तरफ। ऐसे भी हम जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ाएंगे ना क्लास में, तो आपको इसके बारे में पूरा डिटेल करेंगे कैसे इसे होता है, ठीक है। अभी तत्काल के लिए इसको देखिए, है ना, क्योंकि बहुत सारा सवाल करना पड़ता है। चलो देखो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे हाँ क्या बोला, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं है। हमने तो कौन सा संभव नहीं है, मेरी बात है, कहता है एकल विद्युतीय आवेश। हाँ कोई भी आवेश एकल रह सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो ये वाला सही है। एकल चुंबकीय ध्रुव नहीं, जब भी चुंबक रहेगा तो चुंबक में एकल ध्रुव नहीं रहेगा, जब भी रहेगा तो दोनों ध्रुव रहेगा, नॉर्थ पोल भी रहेगा और साउथ पोल भी रहेगा, क्योंकि चुंबक में एकल ध्रुव संभव नहीं है। तो कह सकते हैं कि एकल चुंबकीय ध्रुव संभव नहीं है। और ये बोला किसका अस्तित्व नहीं, कहेंगे एकल चुंबकीय ध्रुव संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। देखो विद्युतीय द्विध्रुव संभव है, विद्युतीय सॉरी चुंबकीय द्विध्रुव भी संभव है। उम्मीद करते सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। चलो मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो दिया हुआ है बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल दिया हुआ, क्या दिया समझते हैं। कहता है किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय होता है, अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात क्या होगा। और इसको ऑप्शन में याद भी रखिएगा, पहले बनाने का कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक चुंबक है, ठीक है, इस तरह से चुंबक है, ये छोटा सा चुंबक है, इसमें दो पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बीच वाला को O मानते हैं, और यहाँ से इसका आता है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी R दूरी पर बिंदु P पर आपको निकालना चुंबकीय क्षेत्र। एक नॉर्थ पोल होता है और एक क्या होता है, साउथ पोल। अगर इस तरह से निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक टोटल लंबाई 2L होता है, बताइए ये जो एक काम करते हैं, ये जो लंबाई है 2L है ना, तो आधा लंबाई इधर L होगा, इधर भी L होगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक दूरी R है। तो ये हो गया अक्षीय स्थिति में, है ना, कि अक्षीय स्थिति किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति में, है ना, चुंबकीय क्षेत्र। जब चुंबकीय क्षेत्र का मान इसका निकाल करके लाते, देखिए ड्राइव करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं कि ना, कि अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला मान लेते हैं B1। तो B1 जो होता है अक्षीय स्थिति में है, तब B1 बराबर फॉर्मूला होता है कितना, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, यहां तक हो गया। और उसके बाद कितना होता है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, और द्विध्रुव आघूर्ण लगेगा तो हो जाएगा 2 इंटू का m, इंटू का कितना r, डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का कितना होल स्क्वायर, ये कहलाता है। ये जब इसको ड्राइव करके लाएंगे तो ये फॉर्मूला था, म्यू नॉट इंटू का 2m डिवाइडेड बाय r, सॉरी इंटू का r डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, ये R का मान तो बहुत ज्यादा होता है, तो R का मान बहुत जब ज्यादा होता है तो आप कह सकते हैं कि R का मान बहुत ज्यादा होता है L से, क्योंकि L बहुत छोटा चुंबक है। तो R का मान जब ज्यादा होता है L को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, और जब L को निगलेक्ट करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, B1 का मान बन जाएगा क्या जी, म्यू नॉट 2m, तो हो जाएगा कितना, म्यू नॉट m इंटू का R डिवाइडेड बाय 4 पाई, तो 4 पाई रहने दीजिए, और यहाँ हो जाएगा R माइनस L को निगलेक्ट कर दे, L को 0 कर दीजिए, बचेगा R का स्क्वायर इंटू का स्क्वायर, तो R पर पावर 4 हो जाएगा। इसको इससे कट कर दें तो R का क्यू हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, B1 बराबर कितना 2, यहाँ म्यू नॉट है 2 म्यू नॉट m डिवाइडेड बाय 4 पाई R का क्यू। ये हो गया आपका, ये किसके लिए हो गया, ये हो गया आपका अक्षीय स्थिति में। अब बात करते हैं निरक्षीय स्थिति में क्या होता है। चलिए ये आपका निकल गया अक्षीय स्थिति में, यहाँ से यहाँ तक निकला। निरक्षीय स्थिति की जब बात करते हैं तो इस तरह से होता है, मान लो एक छोटा सा चुंबक इस तरह से, है ना, ये नॉर्थ पोल हुआ, ये क्या हो गया, साउथ पोल। और निरक्षीय स्थिति ये होता है, ये मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर R, ये L होगा, ये भी L होगा। यहाँ से यहाँ तक जब निकालने का प्रयास करते हैं तो याद रखिएगा, जब इस पॉइंट पे निकालते हैं तो इसको ये एक साइड इधर और एक साइड इधर निकलेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये निकल जाएगा, और इसका नाम देते हैं B2। और जब B2 निकालते हैं ना
तो जब B2 निकालते हैं निरक्षीय स्थिति तो B2 का फॉर्मूला सेम टाइप का रहता है, कितना रहता है जी, म्यू नॉट एम डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू का यहां से यहां तक r रहेगा, ये l रहता है तो यहां से यहां तक हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर पर पावर कितना 3/2। सॉल्व करके लाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, फिर वही काम है कि l का मान बहुत बहुत छोटा किससे, r से, तो इसको हटा दीजिएगा तो बताइए क्या बचेगा आपके पास। आपके पास B2 का मान आपका निकल जाएगा, जो B2 का मान है यहाँ लिख देते हैं कि B2 का मान निकलेगा कितना, म्यू नॉट m डिवाइडेड बाय 4 पाई, यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा r का क्यूब, ये निकल गया आपका। अब दोनों का अनुपात करते हैं, है ना, अक्षीय और निरक्षीय। देखो बालक ये बात तो समझ में आ गया है। अब कहता है दोनों का चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात क्या होता है। पहला क्या निकल गया, ये दूसरा क्या है। अब दोनों का जब अनुपात करेंगे तो इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं क्योंकि आपको पता चल गया कैसे होता है कि दोनों का अनुपात करेंगे। इसका मतलब चुंबकीय अक्षीय यानी एक्सिस लिख देते हैं, एक्सिस वाला बराबर, सॉरी बराबर क्या, बटे चुंबकीय किसके, निरक्षीय इक्वेटोरियल पॉइंट, EQU लिख देते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट। बताइए अक्षीय के लिए फॉर्मूला क्या निकला जी, 2 म्यू नॉट m डिवाइडेड बाय कितना 4 पाई r का क्यूब, अब बटे निरक्षीय के लिए जो निकला ये वाला निकला है म्यू नॉट m डिवाइडेड बाय 4 पाई r का क्यूब। अब देखिए 4 पाई r का क्यूब से कट गया, म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, बच गया 2/1, क्या बच गया 2 डिवाइडेड बाय 1। इसका मतलब आप यहां से अब याद रखिएगा आज से कि B अक्षीय पे, हिंदी में लिख देते हैं B अक्षीय बराबर होता है, ये 2 रखेंगे तो 2 गुना B किसका, निरक्षीय, B किसका जी, निरक्षीय, निरक्षीय। इसका मतलब इस बात को याद भी रखेंगे, कभी कभी हो सकता है ऑब्जेक्टिव में इस तरह का भी सवाल पूछ सकता है कि ये इसमें से कौन सा ये ऐसा दे देगा, B अक्षीय बराबर निरक्षीय होता है, किसका क्या होता है, तो आप याद रखिएगा। और ऐसे आप निकालेंगे तो 2:1 आ गया, इसका कितना आ गया जी 2:1, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अक्षीय व निरक्षीय, अक्षीय व निरक्षीय 2:1 आ जाएगा। और ऐसे याद रखेंगे B अक्षीय बराबर 2 टाइम्स होता है B। उम्मीद करते सभी बच्चे को समझ। देखो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, आप ड्राइव करेंगे आ जाएगा आराम से, हम करके लाए थे, आपका ऑफलाइन के क्लास में कैसे करके आता है बस दिमाग में थोड़ा सा रखिए, बाकी हो जाएगा। नहीं तो तत्काल के लिए ये वाला याद रखेगा कि B अक्षीय बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ B निरक्षीय, यानी एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे आता है। चलो मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका ये दिया हुआ है, ये सवाल क्या बोलता है, देखते हैं क्या बोलता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने में किया गया कार्य। अब बताइए चुंबकीय क्षेत्र की जो कार्य होता है, कार्य के बारे में बराबर क्या ड्राइव करके लाएं। कार्य का फॉर्मूला जब हम लोग ड्राइव करके लाए थे, पिछले क्लास में भी लाए थे, है ना। कार्य का फॉर्मूला कितना था जी, एम बी इंटू का 1 माइनस का कॉस थीटा, है ना, 1 माइनस का कॉस थीटा, है ना। पहले φ1 से φ2 का लाते थे, फिर φ2 का मान थीटा रखे थे, ये फॉर्मूला आया था। अब कहता है कितना डिग्री से घुमाने से, 90 डिग्री से घुमाने से। इसका मतलब थीटा का मान कितना रख देंगे, तो थीटा का मान आप 90 डिग्री रखिए, तो देखिए कार्य कितना होगा, एम बी इंटू का 1 माइनस का कॉस कितना डिग्री 90 डिग्री, कॉस 90 का मान 0, 1 माइनस का 0 1 होगा, तो बताइए ये हो जाएगा 1 इंटू का कितना एम बी हो जाएगा आपका। गौर से देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर छोटी एम हो गया, बड़ी एम होना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है, सॉरी सी सही होगा, 1 MB आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को ये आसान से सवाल समझ में आ गया होगा। चलो मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है, और ये सवाल हम आपको, है ना, दूसरे ऑनलाइन के क्लास में आए थे, मैग्नेटिक जब पढ़ा रहे थे तो उसमें हम ये सब को समझाए थे। बताइए सबसे पहले क्या बोला कि चुंबक का ज्यामितीय लंबाई। सबसे पहले चुंबक का ज्यामितीय लंबाई क्या होता है। मान लीजिए या आपके पास एक चुंबक है, ध्यान समझिएगा, ये आपके पास एक चुंबक है, तो टोटल चुंबक का यहां से यहां तक लंबाई को हम लोग ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। यहां से यहां तक लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, ज्यामितीय लंबाई। और उसके बाद क्या था, चुंबकीय लंबाई। और चुंबकीय लंबाई क्या होता है, जो पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये जो पोल है, ये कौन सा पोल है, साउथ। तो यहां से यहां तक की जो लंबाई होगी इसी को हम लोग ज्यामितीय लंबाई, सॉरी चुंबकीय लंबाई कहते हैं, जिसको हम LM से लिखते हैं। तो क्या समझ, अब गौर से देखिए, LG ज्यादा है किससे, LM से। तो देखिए दुगना नहीं है, यह भी नहीं होगा, बराबर नहीं है, यह भी नहीं होगा। अब LM कम है, LG क्या है, ज्यादा। तो LM कम है तो LM कम होना चाहिए, तो कम होगा तो 5 बटे क्या कर देते हैं 6 कर देते हैं, क्योंकि 6/5 कितना हो जाएगा जी, LG हो जाएगा। यही आपका सही आंसर होगा, कितना 6/5 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा LM का मान। LM का मान कम होना चाहिए, है ना, LM का मान कितना होना चाहिए, कम। तो कम करेंगे तो 6/5 LG हो जाएगा, 6/5
5/6 LG होगा, 5/6 यानी ऑप्शन नंबर 6/5 करेंगे ज्यादा हो जाएगा, तो LM बराबर 5/6, ऑप्शन नंबर आपका डी इज द करेक्ट आंसर। चलो उम्मीद करते हैं सभी बच्चे को ये समझ में आ गया होगा। चलो मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका दिया हुआ है, इस तरह का सवाल दिया हुआ है, क्या बोला, किसी परिपथ के लिए प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया हुआ, किसी परिपथ के लिए प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया हुआ है, I बराबर कितना जी, लिखेंगे I बराबर I नॉट इंटू 50 cos 100 पाई टी, ये दिया है। प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पूछा आपसे, आपसे क्या पूछा, फ्रीक्वेंसी। आप जानते हैं कि I बराबर होता है I नॉट, अगर यहाँ 50 है तो 50 रहने दीजिए, कॉस है तो कॉस रहने दीजिए, और यहाँ होता है ओमेगा टी, यहाँ होता है जी। अभी दोनों को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो हमको आवृत्ति पूछा, तो कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर कितना है 100 पाई, लिखेंगे कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर कितना जी 100 पाई। अब ओमेगा बराबर कितना फॉर्म था 2 पाई एफ, ओमेगा बराबर कितना 2 पाई एफ। हाँ ओमेगा बराबर 2 पाई इक्वल टू 100 पाई हो जाएगा, ये क्या करेगा पाई से पाई कट जाएगा, बताइए फ्रीक्वेंसी का मान कितना 100 डिवाइडेड बाई 2, 100 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 50 हर्ट्ज हो जाएगा। इसका मतलब ये आवृत्ति का वैल्यू कितना हो गया 50 हर्ट्ज, ओमेगा बराबर 2 पाई, ठीक है। अब इस बात को समझ गए, तो फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 50 हर्ट्ज, कहीं दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी है आपका, कितना हर्ट्ज दिया हुआ जी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया हुआ। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चे को समझिए, दोनों कंपेयर, इसको दोनों को क्या करना है कंपेयर करना, कंपेयर करेंगे तो इसमें ओमेगा का मान 100 पाया जाएगा, इस तरह से निकाल देंगे। चलो मूव कीजिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है कि धारा घनत्व है ना, क्या बोला जी कि धारा घनत्व जे को परिभाषित किया जाता है, धारा घनत्व को कैसे परिभाषित, धारा घनत्व को परिभाषित करने के लिए कहता है प्रति एकांक क्षेत्रफल से किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से लंबवत रूप से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को हम लोग क्या नाम देते हैं धारा घनत्व नाम देते हैं। इसका मतलब क्या बोलेंगे, देखो जैसे मान लीजिए ये एक प्रकार का चालक पदार्थ है ना, चालक पदार्थ, यही आपका एरिया रहता है, और इसी जो है ना जो करंट निकलता है, तो प्रति एकांक क्षेत्र से बहने वाली जो धारा होती है उसी का नाम है धारा घनत्व। तो आज जे बराबर क्या होता है आई बाई ए, प्रति एकांक क्षेत्र जे बराबर आई बाई ए, ये परिभाषा। हालांकि देखिए ये भी आपका सही है, क्योंकि जब ओम का नियम लेकर के आते हैं ना, तो जे बराबर सिग्मा इंटू के ये भी फॉर्मूला आता है, ये भी फॉर्मूला गलत नहीं है, लेकिन हमको क्या बोला परिभाषित किससे किया जाता है, तो इससे हम लोग परिभाषित जे बराबर कितना आई बाई ए से परिभाषित किया जाता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर होगा जे बराबर कितना आई बाई ए। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। चलो मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पढ़ लेते हैं। एक धारावाहिक परिनालिका का स्वप्रेरण निर्भर करता है। देखिए बालक, अगर मान लो ये स्वप्रेरण की बात करते हैं तो स्वप्रेरण ऐसा होता है ना, इस तरह से इस पे पूरी तरह से लगा रहता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड ये होता है, और इसका चुंबकीय क्षेत्र जो होता है V बराबर कितना म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय एल होता है। ये बात शायद आप जानते होंगे। अब कहता है नहीं स्वप्रेरण निकालना है, तो स्वप्रेरण आराम से निकल जाएगा। देखिए क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है कैसे क्रिएट होता है, तो एन फाई टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है किसके समानुपाती, किसके हो जाता है आई का। जितना ज्यादा फ्लक्स रहेगा विद्युत धारा जितना रहेगा उतना ज्यादा क्रिएटिव होता है मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है। तो एन फाई समानुपाती आई का होता है, तो एन फाई जैसे समानुपाती हटाएंगे तो हो जाएगा एल इंटू का आई, और यही एल क्या कहलाता है स्वप्रेरण। तो एल बराबर कितना है जी एन फाई डिवाइडेड बाय आई हो जाएगा, है ना, एल बराबर एन फाई डिवाइडेड बाय आई। फाई चुंबकीय फ्लक्स है, तो एक काम करते हैं चुंबकीय फ्लक्स निकाल देते हैं, एल बराबर एन रहने दो, फ्लक्स फाई का मान कितना बी ए कॉस थीटा, फ्लक्स फाई का मान बी ए कॉस थीटा, देखिए याद रख देते हैं फ्लक्स फाई का मान होता है बी ए कॉस थीटा, जिसको हम लोग चुंबकीय फ्लक्स भी कहते हैं। तो फ्लक्स फाई की जगह पे बी ए कॉस थीटा कर देते हैं, और एन फाई बाय आई बाय कितना आई कर देते हैं। चलो यहां तक हो गया अद्भुत। यहां से एल का मान निकालना है, तो बताओ एन रहने दीजिए, बी का मान यहां निकाले हैं, है ना, स्वप्रेरण क्या बोलते हैं परिनालिका का बी का मान यहाँ, तो एन रहने दीजिए, एन को रहने दीजिए, ठीक है। बी का मान यहां से निकाले, बी का मान यहाँ म्यू नॉट एन आई बाय एल, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय एल, ये हो गया बी का मान, और इंटू का ए और नीचे में इंटू का आई, तो आई से आई क्या करेगा कट जाएगा, एल बराबर एन इंटू एन एन स्क्वायर, तो म्यू नॉट एन का स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल, ये हो जाता है आपका स्वप्रेरण, है ना, किसी परिनालिका का स्वप्रेरण। एल बराबर कितना म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल। अब आगे ऑप्शन को पढ़ते हैं, क्योंकि सबको निकाल के रख दिया हम, जो भी कहां जहां से कहेगा हम लोग निकाल सकते। बताओ किसी धारावाहिक परिनालिका का स्वप्रेरण निर्भर करता है
इसके माध्यम में बहने वाली धारा पर, यहाँ धारा का मान तो आया नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, धारा का मान नहीं है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, प्रति इकाई लंबाई में घूमों की संख्या पर, घूमों नहीं होगा यहाँ पे, प्रति इकाई लंबाई में कॉइल की संख्या, मतलब नंबर ऑफ टर्न, टर्न को घूर्णन कहते होंगे, घूर्णन की संख्या पर एन पर निर्भर करता है। ये बात सही है कि एन पर निर्भर करता है। और कुछ दिया हुआ है, परिनालिका की लंबाई पर, हाँ यहाँ लंबाई है, इसका मतलब यहाँ पे भी दो ऑप्शन सही हो गए जी। परिनालिका की लंबाई पर भी निर्भर करता है, प्रति इकाई लंबाई में घूर्णन की संख्या नंबर पे भी निर्भर करता है, क्षेत्रफल। बी और सी, हाँ बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। देखिए ये दोनों सही दिया, एल एन पर भी निर्भर करता है और एल पे भी निर्भर करता है, इसका मतलब ये दोनों पे निर्भर करता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी कहा, बी और सी। देखिए धारा पर नहीं, धारा इसमें आया ही नहीं, एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू का ए डिवाइडेड बाय एल आया। तो चलो उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। चलो मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल दिया हुआ है, ये सवाल दिया हुआ कैसा सवाल है, प्रत्यावर्ती धारा का परिपथ में धारा आई एवं वोल्टेज वी के बीच का कालांतर फाई हो। सबसे पहले क्या करते हैं, कालांतर बना लेते हैं। ये वोल्टेज कितना है भी, यहाँ पे करंट बना लेते हैं कितना, जिसका नाम है आई, और यहाँ एंगल कितना बोल गया फाई, कालांतर फाई, दोनों का बीच का कालांतर फाई हो। तो धारा का वाटहीन घटक, वाटहीन का मतलब पावर का मान जीरो, वाटहीन का मतलब पावर का मान जीरो। अब पावर का मान जीरो की जब हम बात करते हैं तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आता है। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले पावर का फॉर्मूला लेना है। पावर पी बराबर वी आई इंटू का कितना होता है जी, कॉस फाई होता है, मान लो कॉस फाई होता है ना, चाहे कॉस थीटा फाई यहाँ रख दिए हैं तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, ये पावर होता है तो पावर कैसे निकलेगा, वोल्टेज तो रहने दीजिए यहाँ पे वोल्टेज, करंट को दो भागों में तोड़ते हैं। अब अगर करंट को दो भागों में तोड़ते हैं तो पहला भाग अगर यहाँ लेके आते हैं तो ये जो पहला भाग है इसका मान नाम हो जाएगा आई इंटू का कितना कॉस फाई, जिधर कौन होता है कॉस, और इधर आएगा ये नाम, ये हो जाएगा कितना आई इंटू का साइन फाई। ये दो गो घटक निकला मेरा, एगो आई कॉस फाई निकला, आई साइन फाई, टेन तो नहीं निकला कॉस स्क्वायर, मतलब ये दोनों में। अब जीरो कहाँ होगा, फॉर्मूला लगाइए, है ना। तो पहले इसके बीच करते हैं, ठीक ना। तो पहले P1 निकालते हैं, है ना, कॉस फाई को लेकर चलते हैं। वोल्टेज कितना V, करंट कितना I इंटू का कॉस फाई, I इंटू का कॉस फाई, ये हो गया V इंटू का I इंटू का कॉस। अब फाई की जगह पे ये दोनों का बीच का कोण, तो ये भी इधर ये भी इधर, दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री, क्या लिख देंगे 0 डिग्री। अब कॉस जीरो का मान 1 होता है, 1 होता है, इसका मतलब ये P1 निकल गया आपका कितना वी आई कॉस फाई, ये निकल गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो ये घटक तो नहीं होगा, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन, पावर का वाटहीन का मतलब पावर का मान 0 आना चाहिए। अब इसमें निकालते हैं, देखिए तो यहाँ पे निकालते हैं, चलिए P2 निकाल लेते हैं, इसके लिए 2 के लिए P2, देखिए तो क्या हो जाएगा, भी आई का मान क्या है, आई साइन फाई, आई का मान क्या जी, आई इंटू का साइन फाई, भी आई कॉस फाई, तो कॉस फाई दोनों के बीच का एंगल, ये दोनों का बीच का एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो यहाँ पे रखेंगे कॉस कितना डिग्री, 90 डिग्री। हाँ कॉस 90 का मान 0 होता है। अब बताइए यहाँ पे P2 का मान कितना गया 0, क्योंकि कॉस 90 का मान 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कौन सा घटक आई साइन फाई पे, यहाँ पे यानी ये जो पावर है, पावर का घटक कितना होगा 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल 0 है। इसका मतलब ये इसको कहते हैं वाटहीन घटक, तो वाटहीन घटक हो जाएगा कितना आई इंटू का साइन फाई, आई इंटू का साइन फाई। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे को ये समझ में आ गया होगा। चलो मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका दिया हुआ ये है, ये सवाल देखिए क्या बोला, चुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है काय बराबर हो जाता है चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता और बटे चुंबकन क्षेत्र के जो अनुपात होता है उसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। तो काय बराबर होता है आई बाय आई एच। अब इसका पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति देखना कैसा, चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करते हैं, इसको डायग्राम अगर ड्रॉ करते हैं, है ना, चुंबकीय प्रवृत्ति यानी काय का अगर टेम्परेचर के साथ करते हैं तो ये इस तरह से जाता है ना। और ये आपको पता होना कि ये हो जाता है 1/T, जिसको हम लोग क्यूरी टेम्परेचर भी कहते हैं, क्यूरी के नियम से भी जानते हैं। अब प्रवृत्ति यही होता है, प्रवृत्ति ये होता है ना। तो कह सकते हैं कि चुंबकन क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से फॉर्मूला निकल गया, ये डायग्राम भी निकल गया। तो अब कहता है कि कैसा होता है, स्थिर, शून्य, अनंत और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। देखिए काय में चुंबकीय क्षेत्र तो नहीं आया, तो पहला चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करेगा, ये ऑप्शन पहला गलत हो गया। काय का मान
अनंत नहीं हो सकता, शून्य भी नहीं हो सकता। इसका मतलब अनंत क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई मान 0 हो ही नहीं रहा, अनंत कैसे होगा? इसका मतलब अनंत भी नहीं होगा और काय का मान शून्य भी नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रवृत्ति ऐसा होता है तो अनंत भी नहीं हो रहा, शून्य भी नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब आप देखें, हालांकि एग्जैक्ट आंसर स्थिर मान सकते हैं क्योंकि तीनों ऑप्शन तो गलत हैं। जब ये 3 ऑप्शन गलत है तो आपका एक ही ऑप्शन बचा है, ठीक है, जिसका नाम है स्थिर। इसका मतलब यही होगा। लेकिन एक बात बता, इसका कोई लॉजिक अभी हमको उतना एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम लॉजिक दें, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जो काय है चुंबक के क्षेत्र पर निर्भर करता, जो गलत है कहता है कि नहीं, चुंबक के क्षेत्र पर निर्भर ही नहीं करता। इसका मतलब गलत हो गया। काय का मान अनंत भी नहीं हो रहा है, काय का मान शून्य भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये शून्य नहीं हो रहा, अनंत नहीं हो रहा, इसका मतलब ये स्थिर रहेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका ए ही सही होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों ऑप्शन एकदम डायरेक्टली गलत हो रहा है। तो इसका मतलब अब स्थिर की बात करते हैं तो देखते हैं, जब अनुचुंबकीय पदार्थ की बात होता है तो चुंबकन क्षेत्र, मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर अनुचुंबकीय पदार्थ को रखते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ को रखते हैं बालक, तो हल्का सा खींचने का प्रयास करता है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, और इसका मान B होता है और इसका मान अगर मान लो B0 होता है। चाहे चुंबकन क्षेत्र की बात करते इसका मान अगर H होता है, तो कह सकते हैं कि हल्का सा खींचने का प्रयास करता है। इसका मतलब म्यू का मान लगभग हल्का सा 1 से ज्यादा होता है, ज्यादा नहीं, हल्का सा 1 से ज्यादा होता है। यानी थोड़ा बहुत ज्यादा रहता है तो बहुत ज्यादा कस के खींचता, हल्का सा खींचता मतलब इस स्थिति में स्थिर रहता है। अगर ये लौह चुंबकीय रहता तो कस के खींचता, इसमें म्यू का मान बहुत ज्यादा था तो अपरिवर्तित हो सकता है, लेकिन नहीं, ये हल्का सा खींचता। इसका मतलब इसीलिए हमको लगता है ये बोला होगा क्या, स्थिर होगा, लेकिन इसका ऑप्शन यही सही होगा। 3 ऑप्शन गलत कर। चलो उम्मीद करते हैं, देखिए अगर नहीं हो रहा ना तो एक बार और हम आपको मेहनत करके देखेंगे क्या रियल में कैसे आएगा, लेकिन इसका ऑप्शन सही है ना, क्योंकि ये 3 को गलत हुआ है ना। और कुछ लॉजिक अगर लगेगा ना तो हम आपको और अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन अभी तत्काल के लिए इसको करके रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। निकेल क्या, अरे ये हमको लगता है ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो गया। हम आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में भी समझाए थे, क्वेश्चन वाला नहीं, जब हम चुंबक पढ़ा रहे उसमें आपको ऑब्जेक्टिव जब करवा रहे हैं ना उसमें समझाए थे। देखो निकेल है ना, कोबाल्ट यानी लोहा, जो आयरन होता है ना, ये सब आपका लौह चुंबकीय पदार्थ, इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। चलो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया, इसमें कुछ करना नहीं है। पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव पर नमन कौन, देखिए बालक, चुंबकीय, मान लो ये पृथ्वी है ना, ये मान लो ये पृथ्वी है। अगर इस पृथ्वी की बात करते हैं तो ये पृथ्वी पर ये होता है आपका ध्रुव, जिसमें नॉर्थ पोल होता है और क्या होता है, साउथ पोल, हम आपको समझाते हैं है ना। और ये होता है आपका एक्सिस, जिसको विषुवत रेखा कहते हैं। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान, ये नमन कोण का मान ये कहलाता है कि चुंबकीय ध्रुवों पर जब बात करते हैं कि चुंबकीय ध्रुवों पर एक्सिस से हम लोग लेंगे तो नमन कोण का मान इतना हो जाता है जो 90 डिग्री कहलाता है। उसका ऑप्शन ये होगा। अगर कहेगा है ना विषुवत रेखा पर इसका मान कितना होता, कह देंगे 0 डिग्री होता है, ठीक ना। लेकिन बोला कि ध्रुवों पर, चुंबकीय ध्रुवों पर इसका मान, ध्रुवों करेंगे तो ये पूरा यहाँ आ जाएगा, जिसके कारण ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो नमन कोण का मान ये हो जाता है। चलो मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है, क्या सवाल दिया हुआ है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संरचन के दिया। देखो विद्युत चुंबकीय तरंग के संरचन की अगर दिशा की बात करते हैं ना तो यहाँ पे होता क्या है, जब हम आपको पढ़ाएंगे विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा, इस तरह से समझिए। मतलब यहाँ पे नहीं समय, मतलब कैसे बनता है, देखिए एक वेव ऐसे जाता है हॉरिजॉन्टल ऐसे सांप की तरह, और एक वेव ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दोनों एक दूसरे क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है, और ये दोनों परपेंडिकुलर, और ये जो संचरण होता है इस दिशा में जाता है। अगर ये एक्स में, सॉरी ये अगर मान लीजिए ये एक्स में गया, ये वाई में गया, तो संचरण करे किधर होगा, जेड की तरफ होगा, और जेड की तरफ होगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि ई क्रॉस, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो संचरण इस दिशा में होगा। इस दिशा में संचरण के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लाएंगे, तो ई क्रॉस बी करेंगे, इधर संचरण होगा। ई क्रॉस बी करेंगे तो संचरण इस दिशा में होगा। ऐसे करते हैं जी, ई क्रॉस बी, ई से बी के और संचरण इस दिशा में होगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं ई के समांतर तो होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों लंबवत रहता है, इसके संचरण इस दिशा में जाता है। बी के समांतर नहीं होगा, बी क्रॉस ई और ई क्रॉस बी के समांतर, तो ई क्रॉस बी और बी क्रॉस ई के समांतर। यहां समझिए ई क्रॉस बी और बी क्रॉस ई के समांतर का मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड रहता है। तो याद रखिएगा कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ई क्रॉस बी होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर
है ना, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ध्यान समय, संचरण की दो दिशा होती है ई क्रॉस बी के समांतर होती है। जो रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड या एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहता है और इस तरह से चलता है और संचरण इस दिशा में होता है, इसका मतलब ई क्रॉस बी के समांतर होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उम्मीद करते हैं कि 74 का सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे भी अगर हम विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ाएंगे ना, इसका बात एकदम क्लियर। ऑफलाइन की क्लास में भी शायद 2-4 क्लास बाकी है, इसका बाकी सब चल रहा है, ठीक है। तो अगर जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ाएंगे तो आपको समझ आएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई क्रॉस बी के समांतर आता। कैसा था उस समय समझ में आया। चलो, किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करता है। देखिए एक बात याद रखिएगा, चाल किस पर निर्भर नहीं करता है ना, एक बात याद, तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, क्योंकि इसकी आवृत्ति पर भी निर्भर करता है और परावैद्युतांक पर भी निर्भर करता है। तो निर्भर बोला नहीं करता, तो इसका एक ही आंसर है कि उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। जो है ना, किसी द्रव्यात्मक के माध्यम में चुंबकीय तरंग, जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, याद रखिएगा, इसके तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। अब ये टॉपिक जब पढ़ाएंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तत्काल के लिए आप मेरे दिमाग में चल रहा है कि ये होता है, लेकिन याद रखें कि विद्युत चुंबकीय तरंग चाल किस पर निर्भर, जब पूरा ड्राइव करके लाएंगे, जब पूरा समझाएंगे तो आपको लग जाएगा कि लैम्डा पे निर्भर नहीं करेगा, फ्रीक्वेंसी पे नहीं करेगा, परावैद्युत सिर्फ क्या किस पे करता है, सॉरी इस सब पे निर्भर करता है, सिर्फ किस पे नहीं करेगा, तीव्रता पर। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलो उम्मीद करता है नेक्स्ट सवाल की तरफ चलो। चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युतीय क्षेत्र ई का अनुपात का मात्रक क्या था। देखो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक पूछा है। देखो तो पहले चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं बी, है ना, तो बी का फॉर्मूला निकालते हैं। एफ बराबर क्या था जी, क्यू भी बी, ये फॉर्मूला आता है। यहां से बी का मान निकाले तो बी बराबर हो जाता है कितना, एफ डिवाइडेड बाय क्यू इंटू का बी। ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र निकालिए, ई बराबर फॉर्मूला होता है एफ बाय क्यू, यही तो होता है विद्युतीय क्षेत्र। अब दोनों का अनुपात कर दीजिए तो हो जाएगा, इसलिए बी बाई ई, बी बाई ने पूछा, बी बाई, बी का मान कितना, एफ डिवाइडेड बाय क्यू इंटू का भी, ई का मान कितना, एफ बाय क्यू, तो लिखेंगे एफ बाय क्यू। अब बताओ क्यू से क्यू गया, एफ से एफ गया। अब बताओ क्या बच गया, बी बाय ई बराबर 1 बाय, भी मतलब बेग, भी मतलब बेग। अब बेग का ऐसा मात्रक होता है कितना जी, मीटर पर सेकंड, ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा सेकंड प्रति मीटर, हो जाएगा सेकंड, मीटर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मीटर पर -1 सेकंड, मीटर पर -1 सेकंड, मीटर पर -1। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। चलो मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यह है कि निर्वात में, ध्यान दो क्या बोला, कि निर्वात में प्रकाश की चाल सी, चुंबकशीलता म्यू नॉट और परावैद्युत एप्सिलॉन के बीच का संबंध क्या होता है। बड़ा आसान सा सवाल है, याद कीजिएगा जब हम लोग ऐसे कर सॉल्व करके लाए थे ना कि 1/रूट के अंदर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, तो जानते हैं ये जब पूरा सॉल्व किए थे तो म्यू नॉट का मान भी मालूम। देखिए हम क्या करते हैं, म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है ना, ये कितना होता है जी, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है, या अगर आप निकालते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान निकालते हैं तो हो जाता है 9 × 10⁻⁹, तो एप्सिलॉन नॉट का मान निकाले तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाता है 1/36 पाई इंटू 10⁻⁹। अब देखिए म्यू नॉट का मान मालूम है, एप्सिलॉन नॉट का मान मालूम है ना। जब दोनों को गुना करके इस तरह से करते हैं ना तो याद आता, जानते हैं प्रकाश की चाल, और प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं प्रकाश। ये दोनों को इसमें रखिएगा ना तो आपका आंसर आएगा 3 × 10⁸। रख करके देख लीजिएगा, है ना, बहुत आसान सा सवाल है, ज्यादा कुछ है नहीं तो हम कई तरह हम रख करके देख देते हैं। चलिए देख क्या होता है कि 1 संबंध पूछता है, 1 म्यू नॉट, बताइए म्यू नॉट का मान कितना है जी, लिखेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 1/36 पाई इंटू 10⁻⁹ कितना 9। ये किसके बराबर लिख रहे हैं, ये इसके बराबर लिख रहे हैं 1/√अंडर म्यू नॉट इंटू का एप्सिलॉन नॉट के बराबर लिख रहे हैं। चलो हाँ बराबर। अब देखिए 1 ये पाई से पाई गया, 9 चौके 36, ये 7 नीचे आएगा तो 7 और 9 16, तो हो जाएगा √1/9 × 10⁻⁹, 16 है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 वर्गमूल और 16 का 8 ऐसे सीधा ऊपर चला जाएगा तो कितना
3 गुना 10 पर पावर 8, ऐसे को कहते हैं प्रकाश की चाल, नहीं कहते प्रकाश की चाल 3 गुना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया, इस सॉल्व करके जब लाएं कि 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन का मान होता है प्रकाश की चाल होता है। और यही आपका फॉर्मूला कौन सा संबंध, यही संबंध होता है, बाकी कोई संबंध है नहीं। ये संबंध नहीं दिया, दिया होगा पहले स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ बर करने पर, दोनों तरफ बर करेंगे तो जो रूट खत्म हो जाएगा बर से, तो हो जाएगा कितना, सॉरी ये हो जाएगा 1/μ0 इंटू का एप्सिलॉन बराबर कितना, सी का स्क्वायर, कोना कोनी गुना कीजिए तो हो जाएगा कितना, μ0 इंटू का एप्सिलॉन इंटू का सी का स्क्वायर बराबर कितना 1, बराबर कितना हो जाएगा जी 1। आपका इस तरह से दिया हुआ, इधर गुना करेंगे तो μ0 एप्सिलॉन सी का स्क्वायर 1। ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ये बस फॉर्मूला, बाकी हम ये ला करके दिखाए कैसे आता है, बस इतना याद रखेगा कि 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन बराबर होता है प्रकाश की चाल सी को इस और दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इस तरह से आ जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। चलो मूव करिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका इंटरेस्ट सवाल है, ये है, अब बताइए, अभी तुरंत हम आपको समझाए थे कि चुंबकीय का नमन मान शून्य होता है। अगर नमन मान शून्य होता है तो बताइए चुंबकीय का इस तरह से नमन मान शून्य यहाँ पे होगा, इस बिंदु पर होगा। अब मेरी बात है, ये ध्रुवों पर होता है तो ध्रुवों पर आपका कितना डिग्री था, थीटा का मान 90 डिग्री, शून्य यहाँ पे होगा, शून्य यहाँ पे होगा, यानी इस पे शून्य होगा, और इसका नाम 45 डिग्री, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ध्रुव पर ये भी नहीं होगा, मतलब ये 3 ऑप्शन आपका गलत है। चुंबक के निरक्षीय पर, चुंबक के, ये चुंबक का अक्षीय हुआ तो ये चुंबक का निरक्षीय कहलाता है, यानी इस पे आएगा। चुंबक के निरक्षीय पर शून्य होता है, यहाँ पे शून्य होता है, ये कहलाता है चुंबक का अक्षीय, तो चुंबक का निरक्षीय, यानी निरक्षीय पर शून्य होता है, यानी शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलो अगले बार मूव कीजिए। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध देखिए बालक, ये विद्युत धारा में भी समझाते कि आदर्श एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है उसका मान बहुत कम होता है, बहुत कम मतलब नेग्लिजिबल होता है। आदर्श किसको मानते हैं, जिसके अंदर कोई प्रकार की त्रुटि नहीं हो, त्रुटि नहीं इसका मतलब प्रतिरोध है। प्रतिरोध का काम क्या होता है, प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को रोकना। आप बताइए अगर आदर्श एमीटर है, आइडियल है, अगर उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता है तो वहाँ पे एमीटर क्या होता है, हीट हो जाता है आर के कारण, जैसे करंट फ्लो होगा ना तो हीट हो जाएगा, हीट के उसमें खराब होने के चांस बढ़ जाएगा। तो आदर्श आइडियल माना जाता है तो उसमें कोई प्रकार की त्रुटियां नहीं है। तो आइडियल कौन होगा, इसका प्रतिरोध का मान कितना होता है, शून्य होता है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल ये है, अगला सवाल बोला निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंट्ज बल के लिए कौन सा सही। लॉरेंट्ज बल क्या होता है, लॉरेंट्ज बल कहता है विद्युतीय बल एवं चुंबकीय बल के परिणामी बल को क्या कहते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। तब विद्युतीय बल और चुंबकीय बल, देखिए अगर बात करते हैं एफ, लॉरेंट्ज फोर्स की बात करते हैं एफ एल बराबर, तो एफ एल या एफ बराबर लिखा था हम लोग भी लिख देते हैं, एफ बराबर दोनों का परिणामी विद्युतीय बल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चुंबकीय बल एफ बी, ये दोनों का जो परिणामी बल होगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। अब विद्युतीय बल की जब बात करते हैं तो ये इंटेंसिटी बराबर कितना था जी, एफ विद्युतीय बल डिवाइडेड बाई क्यू, यहाँ से विद्युतीय बल निकालते हैं तो हो जाता है एफ ई बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्यू इंटू का ई, यही कहलाता है आपका विद्युतीय बल। एक हो गया, इसको समीकरण 1 मान लीजिए पहला। चुंबकीय बल यहाँ से निकालिए तो चुंबकीय बल हो जाता है एफ बी बराबर कितना, क्यू इंटू का भी क्रॉस कितना बी, चाहे भी साइन थीटा कर देते हैं, भी भी और साइन थीटा, और जहां साइन थीटा रहता है तो वहां पे क्रॉस आता है तो भी बराबर कितना, क्यू इंटू का भी क्रॉस बी होता है, क्यू इंटू का भी क्रॉस बी होता है। ये चुंबकीय बल निकल गया, दोनों को इसमें रख देंगे, लॉरेंट्ज बल निकल जाएगा इसको, इसलिए लॉरेंट्ज बल एफ बराबर एफ ई का मान कितना है, क्यू इंटू का ई, और एफ बी का मान कितना है, क्यू इंटू का भी क्रॉस कितना बी होता है। अब बताइए इसलिए एफ लॉरेंट्ज बल निकला, दोनों में देखिए क्यू और क्यू, तो क्यू को कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, आपका हो जाएगा ई प्लस का भी क्रॉस कितना बी, यही आपका कहलाता है कौन सा फोर्स, लॉरेंट्ज फोर्स। तो याद रखेगा लॉरेंट्ज फोर्स ऐसा फोर्स है जो विद्युत बल और चुंबकीय बल का परिणामी बल को कहते हैं। एफ बराबर क्यू इंटू का, ये वाला होता है एफ बराबर क्यू इंटू का ई क्रॉस भी क्रॉस बी, एफ बराबर क्यू इंटू का ई प्लस भी क्रॉस बी, यही आपका ऑप्शन सही है ना, बाकी सब ऑप्शन गलत है। यहाँ क्यू नहीं है, यहाँ दोनों में क्यू है तो प्लस लिखा, यहाँ बी क्रॉस भी कर दिया, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा जी, ये आपका सही जवाब। उम्मीद करते सभी बच्चे को समझ में आ गया। चलो अगर सभी बच्चे को समझ में आ गया, नेक्स्ट की तरफ अगर मूव करते हैं तो नेक्स्ट सवाल कौन सा हो जाता है,
वाह, है ना। तो आज हमने कंप्लीट किया, है ना, कि आपका जो भी एग्जाम में टेस्ट पेपर में जो भी सवाल आए थे उसका एक एक सवाल का अच्छे से मतलब डिस्कशन किए, कौन सा सवाल का आंसर कौन सा होना चाहिए। आप जितने भी बच्चे हैं आप मिला लीजिए आप सवाल का कौन सा सही मारे कौन सा गलत है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ना। और आप मेहनत कीजिए और इसी तरह से एग्जाम दे करके फिर दोबारा जब क्लास आपका ओपन होगा तब आपको समझ में आएगा क्या है। आप इतना जरूर फील करिए जितना भी हमने, है ना, जितना भी हमने लेक्चर लिया, बहुत सारा आज हम आपको समरी बताते हैं कि लेक्चर लिए, आपको ऑफलाइन की क्लास हो गया, ऑनलाइन की क्लास, लेकिन हम आपको बताते हैं इंटरेस्टिंग, हम असाइनमेंट एक देते हैं। ऑफलाइन की क्लास में एक असाइनमेंट देते हैं, कुछ सवाल तो असाइनमेंट से डायरेक्ट हिट किया है और उसके बाद कुछ सवाल क्या क्या है ऑनलाइन के लेक्चर में आप देख लीजिएगा खुद से दे। इसके पहले जितने भी लेक्चर उसको देखिए गौर से और देखेगा डायरेक्ट सेम टू सेम सवाल आएगा, डाटा भी चेंज नहीं किया बहुत सारे सवालों का, और डायरेक्ट आसान सवाल पूछता है। हम उम्मीद करते हैं इसी तरह से आप जुड़ करके रहिए ताकि जानते हैं मेरा भी एक प्रकार का एक इंकरेज हो सकता है, मेरी भी एक साहस अंदर आ सकते हैं यार कि हम कर सकते हैं। आप करेंगे तब ना। तो सभी बच्चे एकदम जुड़ करके रहिए और उम्मीद करते हैं कि इसको जितना हो सके ज्यादा शेयर कीजिए। अभी तक देखिए हम लोग लगे हुए हैं पूरा, है ना, हमको लगता है कम से कम 20 दिनों से हम पढ़ा रहे हैं, 15-20 दिन हो गया, 20 दिनों से लगे हैं और सब बच्चे को बेनिफिट भी हो रहा है। और इस पे अभी तुरंत पूरी तरह से कोई चार्जेस हमने किया ताकि सभी बच्चे जुड़ सकें, जो भी कहीं पे भी घर में बैठ कर इस बच्चे को देख सकें कैसे किसी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और ये आपके लिए फिजिक्स पूरी तरह से आसान हो जाएगा। और आने वाला समय जब होगा ना तो नवंबर दिसंबर में हम बार बार बोल रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में हम ऑब्जेक्टिव का बेहतरीन से स्टार्ट करेंगे, ओनली फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। आसान आसान जो सवाल बोर्ड एग्जाम के लिए आता है उस तरह के सवाल लेंगे ताकि आपका डायरेक्ट हिट कर जाए और आने वाला भविष्य आपका बहुत अच्छा बन जाए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जहां पे हो सके शेयर कीजिए ताकि हम भी बढ़ने में मुझे भी सहूलियत मिले। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।